एक पिता भी मेंटल क्रुएल्टी से गुजरता है। जो ये जी। एक्ट है इसका नाम ही है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जी। 2005। मैं भुक्तभोगी हूं, ये मैं पहले बोल चुका हूं। आज मुझे नहीं पता मेरी बेटियां किस हालत में हैं, किस हालात में हैं, कहां हैं, कौन से स्कूल में हैं। वो जो बेटी है वो बाप से नफरत करने लगती है, और वो पिता कब ऑल मेन हो जाता है, सारे पुरुष बन जाता है, वो उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों वो कहता रहा बाबू से बात करा दो, बाबू से बात करा। आपको खुद उससे बात करा देनी चाहिए, नहीं पिता जी। से बात करो। लाखों करोड़ों पुरुष हैं, कहां जाएंगे वो? उनको हमको समानता का अधिकार इस संविधान में दिया है, इस एक्ट ने नहीं दिया है, तो इस एक्ट को बदलो। अभी जिस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग होता रहा, आजकल पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आप अपने बच्चों को सामने रखिए तो आत्महत्या नहीं होगी। जी। अपने माता पिता को सामने रखिए, आत्महत्या नहीं होगी। नमस्कार, मैं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पिछले दिनों बेंगलुरु में रहने वाले एक 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष की दर्दनाक कहानी बहुत चर्चा में रही। इस युवा ने अपनी पत्नी के ऊपर अलग अलग तरीके की प्रताड़ना करने के आरोप लगाए और उसके बाद आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या ने, इस खुदकुशी ने कई सवाल खड़े किए हैं हमारी समाज पर, हमारे सिस्टम पर, हमारी न्याय प्रणाली पर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाना चाहते हैं जिन्हें वैसे तो इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो खुद ही एक बहुत ही मुश्किल डिवोर्स की प्रक्रिया से अभी जूझ रहे हैं। एक्टर और निर्देशक और आइकॉनिक महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज। Nitish Bhardwaj, thank you so much for speaking to us. Thank you so much for taking time out and agreeing to speak on a matter which is, as I understand, Mr. Bhardwaj, is extremely personal to you. ये पूरी वारदात, ये पूरी कहानी आप तक भी पहुंची होगी अतुल सुभाष की। बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है। उन्होंने जितना सारा अपनी जिंदगी के बारे में बताने के बाद ये कदम उठाया कि आत्महत्या कर ली। सवाल तो बहुत उठते हैं नीतीश जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी कहानी एक तरीके से आप शायद रिलेट कर पाते होंगे अतुल सुभाष से, क्योंकि आपकी भी एक बहुत मुश्किल डिवोर्स चल रही है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ दैट डिड यू आफ्टर हियरिंग द स्टोरी kind of identify your issues, your problems with what he narrated before committing suicide? सम ऑफ देम, सम ऑफ देम। सबसे पहले तो मैं कह दूं आपके माध्यम से, उनके परिवार को जो शोकाकुल है, उनको मेरी जी। संवेदना। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हम्म। लेकिन साथ ये भी कह दूं कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं हो सकता। जी। हमको हमको मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि ये जीवन ही कुरुक्षेत्र है, और इसमें अगर आना पड़ जाए तो हमको लड़ना होगा। जी। पलायन कोई मार्ग नहीं हो सकता। लेकिन उसने जो कारण बताए उससे मैं सहमत हूं, ये हम्म। वास्तविकता है। कई सारी वास्तविकताएं उसमें मुझे दिखती हैं। तो सबसे हम्म। पहले तो मैं परिवार को अपनी संवेदना देता हूं, उनके हम्म। माता पिता, भाई और सारा जो समस्त परिवार को। हम्म। देखिए क्या है ना, ये समाज को ये भारत में समझना पड़ेगा कि एक पुरुष के लिए हम्म। कोई भी नहीं है एक्ट में, किसी एक्ट में, कि वो जाए, और अगर वो प्रताड़ित हो रहा है तो जब तक कोई हिंसा का प्रकरण नहीं हो, उसके साथ मारपीट ना हो, उसके साथ हम्म। तीव्र हिंसा ना हो, वो उसको हम्म। बॉडीली हार्म नहीं किया गया हो, तो हम्म। तब तक फिर वो क्रिमिनल लॉ उसमें टेक ओवर करता है। लेकिन हम्म। उसके परे भी जाकर बहुत सारी चीजें होती हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, स्टोन वॉलिंग होती है। वो बेचारा कहता, देखिए हर स्पाउस का, वो पुरुष हो या स्त्री हो, केवल हम्म। भौतिक आवश्यकताएं पैसे की नहीं होती, जी। भावनिक आवश्यकताएं होती। जब उनकी हम्म। पूर्ति नहीं होती और वो पुरुष कहना चाहता है, तो स्टोन वॉलिंग किया जाता है, उसकी बात को सुना ही नहीं जाता। तो ऐसे ऐसी स्थिति में
जहाँ हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ना, मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा, इसका जो ये हम्म। एक्ट है, इसका नाम ही है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जी। 2005। हाँ, जी। इस बात से मैं सहमत हूं कि ये पुरुष प्रधान समाज परंपरा से रहा है। आज भी आप इंटीरियर्स में जाएंगे, टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स और गांवों में जाएंगे, तो आज भी महिलाओं की स्थिति जो है वो इतनी सबल नहीं है, क्योंकि वो हम्म। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और जी। उनके ऊपर प्रताड़ना होती है। ये मैं समझ हम्म। सकता हूं। हम्म। लेकिन जब लॉ मेकर्स लॉज बनाते हैं, तो उसमें एक भी गलत व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, और एक भी सही व्यक्ति जो है उसमें से उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे तो इस लॉ में कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। तो ये जब किया गया था, तो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये बहुत पुराना नहीं है। हाँ, हम्म। लेकिन हम्म। इसमें देखिए डेफिनेशंस क्या, व्याख्याएं क्या दी है। सबसे पहली व्याख्या है, अग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमन हु हम्म। इज और हैज बीन। हम्म। ये अग्रीव पर्सन, और पूरे एक्ट में अग्रीव्ड पर्सन अग्रीव्ड पर्सन अग्रीव्ड पर्सन लिखा हुआ है। आज हम्म। देखिए, अग्रीव्ड पर्सन जो है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई भी स्पाउस हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस तो क्या, जहां पर भले ही कम परिस्थितियों में, कम संख्या में पुरुषों के साथ हो रहा हो, जैसे अतुल के हम्म। साथ हुआ था, लेकिन पुरुषों हम्म। के साथ आज हो रहा है ना, इसको मानना पड़ेगा। जी। जी। इसलिए आज मुझे लगता है इस एक्ट को चेंज करना पड़ेगा कि अग्रीव्ड पर्सन मींस एनी वुमन, मैन और एलजीबीटीक्यू। आज हमने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, उनके उनके रिश्तों को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया है, पर क्या हम हम्म। उनको ह्यूमन बीइंग्स नहीं मानते? उनके साथ ऐसा नहीं होता होगा क्या? उनके साथ उनको ताने बाने नहीं मिलते होंगे क्या? आप एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर आत्महत्या की संख्या देखिए, तो उसमें हम्म। मेन की है, विमेन की है, और एलजीबीटी ट्रांसजेंडर्स की भी है। तो इन सबको, आज हमारी ये वास्तविकता भारतीय समाज की है, इसको समझ के इसमें ये चेंज करना पड़ेगा। और ये अग्रीव्ड पर्सन हु हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। नाउ यही एक्ट आगे जाके कहता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की व्याख्या क्या है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। हम्म। जैसे कोई भी पति पत्नी रहते हैं, ओके, एट एनी पॉइंट इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड व्हेन दे आर रिलेटेड बाय कॉन्सैंग्विनिटी, मतलब बाय 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 डीएनए, बाय वंश परंपरा से, और मैरिज, और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? रिलेशनशिप इन अ नेचर ऑफ मैरिज मीन्स लिव इन रिलेशनशिप्स, नो, in a nature of marriage. So you are understanding, you the law has taken one step forward टू एक्नॉलेज लिव इन रिलेशनशिप्स। आज हम्म। लॉ ये भी कहता है, कोर्ट्स कहती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप्स को बिल्कुल, उनके जो स्त्रियों के अधिकार होंगे वो बिल्कुल मैरिज की तरह से आप कंसिडर करेंगे। अगर इतना लॉ आगे चला गया है, तो फिर अग्रीव्ड पर्सन में मैन क्यों नहीं है, फिर सिर्फ केवल वुमन क्यों है? तो ये इसको मैं बदलना। आपसे, नीतीश जी, मैं आपसे मैं इसको देखिए। थोड़ा सा, जी। हाँ, आप लॉ जो समझा रहे हैं ना नीतीश जी, आप समझाएं जरूर उसको। आप लॉ को बिल्कुल डिटेल में आप समझा रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, that when we are talking about the specific law that gives protection to a married woman, what happens to the man? एक अगर एक पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, तो वही वो तो मैं कह रहा अ, हूं, वो उसके उसको इस उसके लॉ बचाव में के लिए क्या है? नथिंग। जब तक, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब तक मुझसे हम्म। कोई बॉडीली हार्म नहीं करता, मेरे हाथ हम्म। पैर नहीं तोड़ता, मेरे ऊपर अटैक नहीं करता, अगर तब क्राइम तक कुछ नहीं नहीं कर कमिट हो सकता मैं। रही है तो। क्राइम क्रिमिनल नहीं हो रहा है। अब ये डोमेस्टिक हम्म। वायलेंस का डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है एक्ट में। उसमें ये कहा है, हार्म्स एंड इंजुरीज एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब, वेल बीइंग, वेदर मेंटल और फिजिकल। फिजिकल होता है तो उसमें वो धाराएं आईपीसी की, आज बीएनएस की तो लग सकती हैं। मेंटल जी। होता है तो, मेंटल होता है तो, अतुल के मैंने वो देखा, बाबू से बात करा दो,
बाबू से बात करा दो। मैं भुक्तभोगी हूं, ये मैं पहले बोल चुका हूं। आज मुझे नहीं पता मेरी बेटियां किस हालत में हैं, किस हालात में हैं, कहाँ हैं, कौन से स्कूल में हैं। वो मैं बहुत ज्यादा मेरे अपने केस के विषय में आज इसमें बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव ले रहा हूं। हाँ, हम्म। लेकिन ये हम्म। होता है, एक पिता भी मेंटल क्रुएल्टी से गुजरता है। ठीक है, उसको मेंटल आप एगनी गुजर रहे होती हैं है। नीतीश जी। और नहीं तो क्या मतलब, ये तो मतलब क्या सवाल हुआ। मुझे पता नहीं मेरी बेटियां कहाँ हैं। मुझे भोपाल तक जाना पड़ा कि मेरी बेटियों को मुझे दिखाओ। ना कोई फोन जी। उठाता है, ना कोई बात करता है। फिर जी। वो रिकॉर्डिंग करो, फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। कब तक ये आदमी करता रहेगा? ये मेंटल क्रुएल्टी और एगनी कब तक चलती रहेगी? तो इसका क्या उपाय है डोमेस्टिक वायलेंस में? मेरे लिए तो इसमें मैं कुछ जा नहीं सकता। ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था और हो रहा है। लेकिन इसमें जी। लिखा है ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन। अब उसकी हम्म। डेफिनेशन है ऑफ ओनली अ वुमन। तो यहां हम्म। पर मैन, वुमन, एलजीबीटीक्यू, ट्रांसजेंडर, ये सब आना चाहिए। इंक्लूड्स कॉजिंग फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, जी। वर्बल, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज। नाउ हैरेसमेंट एंड अग्रीव्ड पर्सन, अगेन थ्रेटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन। अब हर हम्म। जगह इसमें अग्रीव्ड पर्सन लिख के आपने उसको सीमित कर दिया फॉर अ वुमन। हम्म। मेरे जैसा मैन, अतुल जैसा मैन कहां जाएगा? अच्छा, हम्म। फिर ये एक्ट कहता है फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक हम्म। अब्यूज। ये सारे जी। अब्यूजेस आज पुरुषों के साथ हो रहे हैं भाई। ये हो रहे हैं और हम जैसे पुरुष इससे लड़ रहे हैं। और ये देखिए सेक्स, अब सेक्सुअल अब्यूज में उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी ने भी कहा कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं थी, उसने उसका कारण दे दिया। हाँ, कमोवेश ऐसे कारण मेरे भी हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, देखिए कि एक एक जजमेंट है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। उसमें जज ने ये कहा है, सेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैरिटल लाइफ एंड इट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर फैक्टर्स which lend to matrimony a sense of fulfillment। एक सेक्सुअल एक्टिविटी, कॉन्जुगल राइट्स जो पति पत्नी के बीच में होते हैं, वो आवश्यकता है उनके बॉन्ड को बनाए रखने के लिए या और उसको दृढ़ बनाने के लिए। ये केवल 5 मिनट का खेल नहीं है, वो आवश्यक है। अब जैसे मेरे जैसा मनुष्य, जब मैंने तो ओपनली कह दिया है 13 साल से कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं थी, वो आई वॉज डिनाइड। ये मुझे गारंटी नहीं करता डोमेस्टिक वायलेंस। Denial of conjugal rights is sexual abuse. It's physical abuse. पर I don't get any relief in this act। अब मेरे जैसा आदमी, अगर बायोलॉजिकल नीड्स हैं किसी भी पुरुष की, अगर उसने बाहर एक अफेयर कर लिया, तो महिला जाके चिल्लम चोट करेगी कि भैया देखो, मैं तो इनके बच्चों को पाल रही हूं, ये जाके अफेयर कर रहे हैं। अरे भाई, हैव यू फुलफिल्ड योर ड्यूटी? नो, यू हैवंट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये अब्यूज और क्रुएल्टी, इन चीजों को उसने बार बार क्रुएल्टी भी कहा, अब्यूज भी कहा। ये क्रुएल्टी के बारे में भी जजमेंट्स बड़े क्लियर हैं। प्रीति परिहार वर्सेस कैलाश परिहार, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। उसमें भी उसने स्पाउस जज साहब ने कहा हुआ है। ठीक है, और क्रुएल्टी इज डिफाइंड एज बेसिकली अनरीजनेबल कंटिन्यूअस बिहेवियर विदाउट एनी रीजन, without any logical reason, continuously you are abusing the person, then that is cruelty। बच्चों को, बच्चे उसके बच्चे से बात नहीं करने दे रहे थे। मुझे अपने बच्चों को सिर्फ देखने के लिए वहां तक जाना पड़ा, भोपाल तक जाना पड़ा, हंगामा मचाना पड़ा, तब जाके मेरे बच्चे मुझे दिखे जो कि मुझसे आके लड़ पड़े। तो ये क्या है? ये मेंटल टॉर्चर नहीं है, ये मेंटल क्रुएल्टी नहीं है। बच्चों से बात नहीं करने देना, बच्चों को पट्टी पढ़ाना, और बच्चों से ये कहलवा देना कि हमको पापा से बात नहीं करनी है। प्लीज और आप अंडरस्टैंड, कह रहे हैं कि ये प्लीज हमारे भारत अंडरस्टैंड, लेट की मी न्याय कंप्लीट, प्रणाली में लेट मी जो। लेट मी कंप्लीट। जी। मेगा मेगा जी, जी। लेट मी जी। जी। कंप्लीट। बोलिए। प्लीज अंडरस्टैंड, जहां पर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना, ये जी। केस पति पत्नी का नहीं होता। ये केस जी। बच्चों का होता है। जो हम्म। एक स्पाउस जो एक स्पाउस, वो पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, वो बच्चों हम्म। को दूसरे से दूर करता है, दूसरे स्पाउस से,
वो बच्चों के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का ये जजमेंट है। डिवीजन बेंच का बड़ा क्लियरली कहा गया है, विंडिक्टिवनेस टू इरोड फादर डॉटर रिलेशनशिप इज नॉट ओनली एक्सट्रीम क्रुएल्टी टू द फादर बट इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू द चाइल्ड। ये डिवीजन बेंच दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। हमको ये समझना होगा कि हमको हमको इन सारे इश्यूज को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से देखना है। हम तो बस केवल कहते रहते हैं, राजनीति के लोग कहते रहते हैं बच्चे हमारा भविष्य हैं, बच्चे हमारा भविष्य हैं, लेकिन आप उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? जहां जहां आपने अब ये उसने कहा कि मुझे इतनी बार जाना पड़ा, ये करना पड़ा, मैं 50 बार जाना पड़ा। ठीक है, ये एक प्रावधान उसमें दिया हुआ है कि जहां महिला है वहां पे वो रजिस्टर कर सकती है, ट्रांसफर पिटिशन कर सकती है। हाँ, तो वो जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन इसका निराकरण किसी केस का बच्चों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्द करना, ये तो जुडिशरी के हाथ में है। लॉ मेकर्स के हाथ में क्या है? इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को आप उसको, एग्रीव्ड पर्सन इज नॉट ओनली अ वुमन, इट्स ओनली, यू कैन से स्पाउस, नेमली मैन, वुमन, एलजीबीटीक्यू एंड ट्रांसजेंडर। ये करना उनके हाथ में है। उनके हाथ में दूसरा क्या है? ये 498A आईपीसी का जो है अभी वो 85 बीएनएस बन गया है। बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, उसका क्या है? उसका टाइटल क्या है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। वेयर इज द मैन? टुडे देर आर विमेन, मिनिस्क्यूल, छोटी सी संख्या होगी, मानता हूं, लेकिन अतुल जैसे, मुझ जैसे लोग जो पुरुष हैं, जो संवेदनशील हैं, वो प्रताड़ित हो रहे हैं। इनको न्याय कौन देगा? इनको भारतीय न्याय संहिता न्याय नहीं देगी। उसने आपने कह दिया, हुएवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट सच अ वुमन टू क्रूएल्टी। आप उसको स्पाउस कर दीजिए ना, तो उसमें विमेन भी आ गई। आपकी जो चिंता है वो जायज है, मेरी भी वो चिंता है, मैं भी पब्लिक लाइफ में हूं। महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग जस्टिस जी एंड डिनाइंग जस्टिस टू द मैन। और ये जो जी। क्रूएल्टी इसमें डिफाइन की है, दैट इज 86 बीएनएस। वो कहते हैं फॉर द हम्म पर्पसेस ऑफ सेक्शन 85 मींस 498A, क्रूएल्टी हम्म। मींस any willful conduct which is such a nature is likely to drive a woman to commit suicide. Why this man has committed suicide today? This man has committed suicide. Won't BNS look into that? Won't IPC राइट। look into that? ये जो मिस्टर हैरेसमेंट होता है, भारद्वाज। देखिए आपको ये समझना होगा कि जब जुडिशरी के हाथ में क्या है, जहां आपने देखा कि यहां बच्चे हैं इन दोनों पति पत्नी के, तुरंत जो है आप पेरेंटिंग प्लान बना दो। कई एनजीओज ने इस पे काम किया हुआ है, और टेक्निकलिटीज में वो पेरेंटिंग प्लान जो है वो फंसे हुए हैं। पेरेंटिंग प्लान में वो आता है कि बच्चा कब कैसे अब दोनों स्पाउसेस को मिलेगा, कैसे करेगा। अगर एक स्पाउस ने, देखिए क्या होता है आम तौर पर, बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से वो दूध पीते हैं तो वो माँ के साथ रहते हैं। हाँ, जी लेकिन उसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि कस्टडी उस मां को दे दी। देर इज अ डिफरेंस इन लॉ बिटवीन कस्टडी एंड गार्डियनशिप, लीगल गार्डियनशिप। कस्टडी वो फिजिकल टेम्पररी कस्टडी है ऐसी सिचुएशंस में। मिस्टर भारद्वाज, क्या मैं आपसे एक और सवाल इस पर पूछ सकती हूँ, मगर एक डेटा जो मेरे ध्यान में आई उस बारे में मैं पहले आपसे बात करना चाहती हूँ। ये एनसीआरबी की डेटा है, और एनसीआरबी की इस डेटा के मुताबिक मिस्टर भारद्वाज, पिछले कुछ देखा है सालों मैंने। में ये नोटिस किया गया है कि महिलाओं की आत्महत्या के अनुपात में जो पुरुषों की पुरुषों की आत्महत्या हो आत्महत्या रही है है। वो 3:1 है। वो जो हाँ, तीन अनुपात, गुना वो है। रेशियो हाँ, 3:1 है, उसका ये मतलब है कि अगर एक महिला आत्महत्या करती है तो उसी तो तीन अवधि में पुरुष। तीन जी। पुरुष आत्महत्या करते हैं। एंड दिस इज, जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ शॉकिंग नंबर। एंड व्हाई एम आई यस। कॉलिंग इट शॉकिंग? क्योंकि ये हम एक तो इस चीज के बारे में
समाज में जो धारणा बनी हुई है ये बिल्कुल विपरीत है, ये नंबर उस धारणा के। और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं कि ये नंबर्स इस तरीके से है कि अगर एक महिला आत्महत्या जी, कर रही है तो उस अवधि में 3 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, और वजह यही हो रही है। मैं बताऊं ना आपको, मुझे तो मुखोद्गत हैं वो नंबर्स। 48,000 महिलाओं ने 2022 का जो अंतिम रिपोर्ट है एनसीआरबी का, 48,000 महिलाओं ने आत्महत्या की है और 1,22,000 पुरुषों ने आत्महत्याएं की हैं। तो पुरुषों की आत्महत्या के बावजूद क्या हमारे लॉ मेकर्स जो वहां पर पार्लियामेंट में बैठे हैं इसका इसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे? इस लॉ में अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको पुरुषों को इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको, मैं तो कहता हूं, क्योंकि अब मैंने सुना कि 4 लाख रुपया मांग रही है, 3 करोड़ रुपया मांग रही है, 4 लाख रुपया मांग रही हम्म। है। तो कौन हम्म। सा मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो है अपने बच्चों के ऊपर 4 लाख रुपया खर्चा करता है? ये क्या हम्म। है? और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए, हम लोगों को आज की वास्तविकता स्वीकार करनी होगी कि फैमिली मेरा विश्वास है, विवाह संस्था में मेरा दृढ़ विश्वास है, एक बहुत निर्मल और आवश्यक संस्था है जहां पे बॉन्डिंग बनता हम्म। है, हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। मैंने अपने माता पिता के विवाह को देखा है, किस तरह से उन्होंने हम लोगों को बड़ा किया। मैं ये कह रहा हूं कि विवाह संस्था में मेरा विश्वास है, क्योंकि विवाह जी। संस्था से आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनको वसुधैव कुटुंबकम के लिए तैयार कर सकते हो। मैं हम्म। उसका उदाहरण हूं। हाँ। जी। लेकिन लेकिन जब विवाह संस्था टूट जाती है तो बच्चों को उससे दूर रखना आवश्यक है। सबसे पहला ध्यान सबको बच्चों का देना चाहिए, माता पिता को देना चाहिए, जजेस को देना चाहिए, जुडिशरी को देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब पहले ही 5 साल पहले, 5.5 साल पहले, पहले ही वो कोविड के दौरान वो मीटिंग हुई थी, तो जज साहब ने कहा था वी आर कंसर्न्ड अबाउट द चिल्ड्रन। मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हम्म। पेरेंटिंग प्लान नहीं हो पाया। हम्म। क्यों नहीं हो पाया? और ये जो लल का पीरियड जाता है ना, इस पीरियड में क्या होता है, जिसके पास कस्टडी होती है, फिजिकल कस्टडी, टेम्पररी कस्टडी, जो हम्म। आमतौर पर माता के पास होती है, वो हम्म। बच्चों की ट्यूटरिंग और मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है, पेरेंटल एलियनेशन शुरू हो जाता है। इससे मुझ जैसे पुरुष जो है वो भी प्रताड़ित होते हैं, लेकिन बच्चे जीवन भर के लिए प्रताड़ित होते हैं। जी। हमारी मानसिकता तो बनी हुई है अच्छे संस्कारों के कारण, जी। लेकिन आप पेरेंटल एलियनेशन से बच्चों को डैमेज कर रहे हो। हम्म। और हम्म। यही कहा है डिवीजन बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के, टू इरोड फादर डॉटर रिलेशनशिप इज मेंटल क्रुएल्टी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू द चाइल्ड। वो जो बेटी है वो बाप से नफरत करने लगती है, जो मैंने कहा है मेरे पहले के इंटरव्यूज में, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। और वो पिता कब ऑल मेन हो जाता है, सारे पुरुष बन जाता है, वो उसको पता ही नहीं चलेगा। वो सारे पुरुषों से नफरत करने लगेगी, सारे पुरुषों से वो उनका यूज एंड थ्रो करना चाहेगी। क्या इस ये पूरे अपेक्षित है? ये अपेक्षित है लॉ को? क्या इस जुडिशरी को यह अपेक्षित है? नीतीश जी, और इस इसीलिए पूरे मैं, डिवोर्स की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सफर कौन बच्चे करता सफर करते हैं, सफर करते हैं बच्चे, बच्चे सफर करते हैं, क्योंकि बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस जिस माता या पिता के साथ फिजिकल कस्टडी है वही सही है। मुझे मेरी बेटियां बोल चुकी हैं कि यू आर अ लायर, यू आर अ लायर, और उनमें बोलता रहा, जाओ कोर्ट का डॉक्यूमेंट देखो ना, कहो ना उनसे कि कोर्ट का डॉक्यूमेंट मेरा एप्लीकेशन दिखा दे। तो वो, उनको समझ में नहीं आता, वो संभ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, और उनका पूरा जीवन, उनकी मानसिकता, साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ जो है वो खत्म हो जाती है। आपके पास, आपने इन बच्चों को कुछ प्रोमिसेस देकर भगवान के सामने इस उनको जन्म दिया है। हाँ? हम्म। हम्म। और आप उनके साथ क्या कर रहे हो? आप उनको बर्बाद कर रहे हो। क्यों वो कहता रहा बाबू से बात करा दो, बाबू से बात करा? आपको खुद उससे बात करा देनी चाहिए, नहीं पिता जी। से बात करो। जी। अरे, वो तो इस लिहाज से तो आप देखने जाएं तो सारे जो मेरे जवान
जो वहां पे लड़ते हैं, जहां पर भी अपनी पोस्टिंग होते हैं, और गांव में महिलाएं बच्चों को बड़ा करती रहती हैं, तो क्या उनका कोई योगदान नहीं है? केवल वो घर पर वो भेजते रहते हैं, पैसा भेजते रहे और उनका काम हो गया। और आपको केवल उसकी वो जो पुरुष है, वो एक पिता भी है, उसकी भी भावनाएं हैं, और मेरे हम्म। बच्चों का अधिकार है अपने पिता से प्रेम को प्राप्त करना। क्या ये उस महिला को समझ में नहीं आता? क्या उस पुरुष से, पिता से केवल गिफ्ट्स ही लेनी है? उसका इस्तेमाल आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को? कि पिता ने गिफ्ट्स नहीं दिए, बुरा आदमी है। ये भौतिकवाद आप उनको बचपन से सिखा रहे हो, तो क्या हम्म। आगे जाके बनेंगे वो तो यूज हम्म। एंड थ्रो करेंगे ना लोगों को। क्या हम्म। इससे उनका जीवन सुखद होगा? क्या आप अपना दायित्व निभा रहे हैं? जो जिसके पास भी पिता हो, माता हो, जिसके पास भी बच्चों की टेम्पररी कस्टडी होती है, उसके ऊपर दायित्व अधिक होता है। तो ये तो बात सही नहीं है ना। नीतीश जी, मेरा सवाल ये है कि सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि न्याय प्रक्रिया में तो एक बात तो समझ में आ रही है कि पुरुष के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं सिविल में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक ऑप्शन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, है। जिसमें सारे ये मेंटल इमोशनल ताने मारना, ये करना वो करना है। तो ये भी, मैंने भी बहुत सारे ताने सुने हैं। मैं बोलना नहीं चाहता आज यहाँ पे, वो सही फोरम पे बता दूंगा। तो स- ये सारा अगर अगर ये सारा अगर एक महिला के लिए एप्लीकेबल है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं है? ट्रांसजेंडर के लिए, एलजीबीटी क्यू के लिए क्यों नहीं है? जो सोल्यूशन लिव क्या इन है नीतीश रिलेशनशिप। जी? हाँ जी। सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, लॉ मेकर्स के कुछ दायित्व हैं, जुडिशियरी के कुछ दायित्व हैं, हमारे स्पाउसेस के कुछ दायित्व हैं। ये सॉल्यूशंस हैं। और सबसे पहले हम में से प्रत्येक को वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि विवाह संस्था जो है वो क्रम्बल डाउन हो रही है, और अगली नस्ल, जो पीढ़ी जो है, वो विवाह नहीं करना चाहती। अधिकतर अधिकतर लोग कह रहे हैं हमको लिव इन रिलेशनशिप करना चाहते हैं। ये स्वीकार कर लो, और उसके मुताबिक ऐसे लॉज फ्रेम करो जिसमें, देखिए, संविधान ने तो समानता का अधिकार दिया है ना। तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट समानता देता है मुझे और अतुल जैसे और मेरे जैसे पुरुषों को? लाखों करोड़ों पुरुष हैं, कहां जाएंगे वो? उनको हमको समानता का अधिकार इस संविधान में दिया है, इस एक्ट ने नहीं दिया है। तो इस एक्ट को बदलो। जी। सबसे पहले इसमें वो मैंने जो कहा वो डालो। 85 बीएनएस जो 498 ए हो गया है, उसको भी बदल के उसको स्पाउस शब्द कर दो। अब समय आ गया है उसको स्पाउस कहने का या पार्टनर कहने का, जी। क्योंकि वो इक्वल लॉ पार्टनरशिप का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है ना। हम्म। और मदरहुड, मदरहुड के वो आप मत करो, गुणगान मत करो। कई हम्म। ऐसे पिता हैं जो मैं देख रहा हूं आज। हम्म। तुषार कपूर है जो वो अपने बच्चे को बड़ा कर रहा है, करण जौहर बच्चे को बड़ा कर रहा है, सिंगल हम्म। मदर जो है सुष्मिता सेन बच्चों को बड़ा कर रही है। हम्म। मदरहुड हैज नो जेंडर। उसको ओके। चेंज करके पेरेंटहुड कर दो। इट हम्म। इज अ हम्म। क्वेश्चन ऑफ पेरेंटहुड। आई एम अ पेरेंट, आई एम कंसर्न फॉर माई चिल्ड्रन, उनका हम्म। इमोशनल हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ। हम्म। अरे गिफ्ट तो क्या, कोई एक गुलाब भी लाके देगा, एक एक झप्पी भी देगा तो वो गिफ्ट हो गया। हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं तिब्बत में गया हूं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, वहां बच्चों के पास जी। कुछ नहीं है, मेघा जी, कुछ नहीं है, खाने को नहीं है। और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। आप जी। उनको सिखा रहे हो कि भौतिकवाद ही जीने का तरीका है। तो ये लॉ मेकर्स को पहले ये चेंज करना पड़ेगा। और जी। प्री नप्शल अग्रीमेंट्स, ये जो अवास्तव की डिमांड्स होती है ना, हम्म। अवास्तविक अवास्तव डिमांड्स होती हैं, 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, ये करोड़ दे दो। हाँ, प्री नप्शल अग्रीमेंट्स जैसे पाश्चिमात्य देशों में अभी अग्रीड है, एक्नॉलेज्ड इन लॉ है, ये जी। यहां पर भी जल्दी होना चाहिए। जुडिशरी के ओके। क्या दायित्व है? बेटा हम्म। है, बच्चा है, बेटा बेटी हम्म। जो भी है, बच्चा या बच्चे हैं, इमीडिएट हम्म। पेरेंटिंग प्लान। हम्म। और अगर पेरेंटिंग प्लान में आपके पास आज फिजिकल कस्टडी मां के पास है, आपके हम्म। दायित्व सर्वाधिक हैं। आपने अगर ये इसको नहीं किया, इमीडिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके। मैं तो पूछ चुका हूं एक जज से
आप ऑर्डर पास क्यों नहीं कर रही हैं? हम्म। पेरेंटल एलियनेशन हो रहा है, हम्म। ऑर्डर पास नहीं होता। पुरानी एक जज थी, उन्होंने कहा कि ऑर्डर पास करूंगी, उसका उसका अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो। मैंने कहा तो आपके पास अधिकार है, आप जिस राज सिंहासन पर बैठी हैं, आप जी। उनको पुल अप कीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। देखिए, जब तक ऐसी सख्त दंड ऐसी महिलाओं को या पुरुषों को जिनके पास वो बच्चे हैं वो नहीं दिया जाएगा, वो तो जी। यही कहते रहेंगे, अरे कुछ नहीं होता, हम तो कर लेंगे ना, देखा जाएगा आगे क्या होता है। जी। एक को दीजिए सख्त दंड और देखिए जी। ये सब रुक जाएगा। जी। और आज राइट। आज सो स्पाउसेस, जो हम स्पाउसेस है ना, हम्म। हमारा भी दायित्व हम्म। बनता है। ये जो इसने कहा ना, अतुल ने, कि मेरे साथ ये हुआ, जी। एविडेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि आपका जो आपकी जो न्याय संहिता है वो प्रमाण के ऊपर जाती है। आपको बिल्कुल। उनके हाथ, ताकि वो आपको न्याय दे सकें, आपके बच्चों को न्याय दे सकें, आपको जी। अपने जज के हाथ सबल करने पड़ेंगे, आपको जी। प्रमाण देने पड़ेंगे। जी। मैंने 550 पेजेस के प्रमाण दिए हैं और 300-400 आने वाले हैं। दूंगा, राइट। मैं सारे प्रमाण दूंगा। तो ये राइट। हमको करना पड़ेगा। और साथ जी। में एक और कह दूं, पुरुषों को खास करके, जी। अभी जिस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग होता रहा, आजकल पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। जी। संभालो वो। अपने आप को। जी। मैं जी। भी अपनी बेटियों को नहीं मिलना चाहूंगा अकेले में। बार बार कहा गया था अकेले आओ मिलने, अकेले आओ मिलने। मैंने कहा नहीं आऊंगा अकेले मिलने, आपको सीनियर डर था? पुलिस अधिकारी को लेके जाऊंगा। आपको हाँ, डर था कि आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे जो बेबुनियाद है? बिल्कुल, क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा है। पॉक्सो के एक्ट में आरोप गलत, गंभीर आरोप है, सीधे जी। उठा के आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। आपको जी। इससे संभलना पड़ेगा। यू विल हैव टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट लॉ, एज राइट। सिंपल एज दैट। ये वास्तविकता है हमारी। Right, right, Mr. Bhardwaj. Thank you so much for shedding light. Also, of course, sharing your own experiences. I'm quite certain that those who are going through such divorces at this moment will find this conversation लेकिन extremely. मेघा, मैं फिर Ex- भी कह दूं, आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है। जी। डटे जी। रहो, जी। डटे रहो, कुरुक्षेत्र में डटे रहो और अपने बच्चों की सोचो। मैं अगर आत्महत्या कर दूंगा तो मेरे बच्चे जी। तो गए ना काम से। नहीं, जी। मैं इससे बाहर निकलूंगा, अपने बच्चों को साथ में रखूंगा, बच्चों की कस्टडी लूंगा और उनका काउंसलिंग करके उनको सुधारने का प्रयास करूंगा। जो गलत किया है उसको सुधारने का प्रयास मुझी को करना पड़ेगा। जी। आप अपने बच्चों को सामने रखिए तो आत्महत्या नहीं होगी। जी। अपने माता पिता को सामने रखिए, आत्महत्या नहीं होगी। आत्महत्या विकल्प नहीं है। जो हुआ बिल्कुल दुखद सही कह हुआ, रहे हैं नीतीश आगे जी। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कह होना रहे हैं चाहिए। नीतीश जी, और मैं आपकी व्यथा समझ सकती हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।